नमस्कार साथियों, जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम भारत के संविधान तंत्र को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हमने संविधान का विकास देख लिया था, साथ ही साथ संविधान की मुख्य अनुसूचियां, संविधान के भाग देख लिए थे। फिर हमने संविधान का भाग 1 देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान का भाग 2। तो जो आज का जो मूल टॉपिक है हमारा वो है संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2। ठीक, अगर हम संविधान के भाग 2 की बात करें तो आप देखेंगे कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता, ठीक। तो संविधान का भाग 2 हमें किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। अगर हम इसमें आर्टिकल देखें या अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 2 में किया गया है। यानी संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता शब्द है, नागरिकता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किया गया है। ठीक, अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। वो बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ बेसिक पॉइंट्स पर हम 2-3 पॉइंट्सों पर चर्चा करेंगे। बेसिक पॉइंट्स तो आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी नागरिक कब माना जाएगा, उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए। और बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए राज्य। राज्य तो क्या है राज्य? तो इस पर अगर हम बात करें तो राज्य एक संस्था है। एक संस्था है, राज्य एक संस्था है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 चीजों को शामिल किया जाता है। यानी राज्य एक संस्था है और इस संस्था में मुख्यतः 4 चीजों को शामिल किया जाता है। यानी ये 4 चीजें ही मिलकर किसी राज्य का गठन करती हैं। सबसे पहले भूक्षेत्र, यानी राज्य का अपना क्या होना चाहिए? एक भूक्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, उस राज्य के अपने नागरिक होने चाहिए। नागरिक, या फिर इसी को कह सकते हैं जनसंख्या, या फिर हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा, उस राज्य की अपनी एक सरकार होनी चाहिए। सरकार होनी चाहिए। और चौथा, राज्य की जो परिभाषा है या राज्य का जो चौथा पिलर है वो है कि वो संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता, यानी राज्य की अपनी संप्रभुता की स्थिति होनी चाहिए। और यही चारों चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो एक राज्य का निर्माण करती हैं। ठीक, अब राज्य में एक पॉइंट आया है भूक्षेत्र। इस पर हमने चर्चा कर ली थी आर्टिकल 1 में, यानी संविधान के भाग 1 में। अब हम आज जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी? तो नागरिक की, यानी नागरिकता। क्या है नागरिकता? तो आप देखेंगे एक चीज कि कोई भी देश हो, दूसरा बेसिक पॉइंट अगर हम देखें तो कोई भी देश हो, उस देश में कुछ निवासी होते हैं। उस देश में कुछ निवासी पाए जाते हैं, यानी उस देश के कुछ निवासी होते हैं। और जो निवासी हैं, अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 4 भागों में बटे हुए होते हैं। कोई भी देश हो, उस देश में कुछ लोग पाए जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं निवासी। क्या कहते हैं? निवासी। तो वो जो निवासी होते हैं मुख्यतः 4 भागों में बटे हुए होते हैं। सबसे पहले जो निवासी होते हैं वो होते हैं उसके नागरिक, उस देश के नागरिक। तो सबसे पहले जो निवासी है वो कौन है? उस देश के नागरिक। ठीक, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे उस देश में, तो अगला जो क्षेत्र है वो पाए जाएंगे विदेशी। कुछ विदेशी भी होते हैं उस देश में जो निवासी की श्रेणी में आते हैं। और विदेशी अगर आप देखेंगे तो 2 तरीके के विदेशी उस देश में पाए जाएंगे। एक होंगे मित्र देशों के नागरिक, मित्र देशों के,
और एक होंगे शत्रु देशों के, यानी उस देश में जो निवासी हैं उनमें सबसे पहले नागरिक हैं और दूसरे कौन है, विदेशी। और विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मित्र देशों के और दूसरे होते हैं शत्रु देशों के निवासी, जिनको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, विदेशी की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो अगला जो पॉइंट है या अगले जो निवासी हैं वो है शरणार्थी। शरणार्थी, और शरणार्थी भी अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। शरणार्थी भी अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं शरणार्थी। कौन कौन से, तो नंबर पहला आप देखेंगे, नंबर पहला शरणार्थियों में आप देखेंगे तो एक होते हैं स्थायी शरणार्थी। स्थायी शरणार्थी एक होते हैं स्थायी शरणार्थी। स्थायी शरणार्थियों में अगर आप देखेंगे तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करें तो जैसे तिब्बती दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक, और ये स्थायी तौर पर कहां पर शरण लिए हुए हैं, भारत में, यानी तिब्बती दलाई लामा को कहा जाता है वहां का धर्मगुरु, धर्मगुरु। तो तिब्बती दलाई लामा जो है वो भारत में स्थायी शरणार्थी की श्रेणी में है। दूसरे होते हैं अस्थाई शरणार्थी, अस्थाई, अस्थाई शरणार्थी। और अस्थाई शरणार्थी की अगर हम बात करें तो जैसे अभी कुछ समय पहले आपने एक समस्या या एक पॉइंट आपने सुना होगा अखबारों में, न्यूज़ों में, जैसे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, ठीक, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार। और ये जो म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो भारत में आए हुए थे, तो वो कैसे शरणार्थी माने जाएंगे, अस्थाई शरणार्थी, ठीक। तो आप देखेंगे इसके अलावा निवासी में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है घुसपैठिए। घुसपैठिए या इन्हीं को हम कहते हैं अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी, ठीक। तो किसी अवैध प्रवासी, तो आपने जाना कि कोई भी देश हो और उस देश के अंदर कुछ क्या होते हैं, निवासी होते हैं। और निवासी में मुख्यतः चार प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वहां के नागरिक होते हैं, दूसरे विदेशी होते हैं, और विदेशी में भी दो तरह के विदेशी होते हैं, एक मित्र देशों के और दूसरे शत्रु देशों के। मित्र देशों में अगर आप देखें, जैसे हमारा मित्र है रूस, जैसे हमारा मित्र है अमेरिका, ठीक, जैसे हमारा मित्र है ब्रिटेन, तो यहाँ के जैसे हमारा मित्र है जापान, तो यहाँ के जो लोग हैं अगर वो भारत में रह रहे हैं तो वो मित्र देशों के विदेशी कहलाएंगे। और दूसरे होते हैं शत्रु देशों के विदेशी या शत्रु देशों के नागरिक, जिसमें जैसे हमारा सबसे पेट जो शत्रु है वो कौन है, पाकिस्तान, जैसे चीन, ठीक। तो यहाँ के जो लोग हैं वो जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको हम कहेंगे शत्रु देशों के विदेशी, ठीक। इसके बाद होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी शरणार्थी जिसमें जैसे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हमने स्थायी तौर पर भारत में शरण प्रदान कर रखी है, तो इस तरह से वो हो जाएंगे स्थायी शरणार्थी। और दूसरे होते हैं अस्थायी शरणार्थी, जैसे रोहिंग्या मुसलमान। कुछ समय पहले एक रोहिंग्या यानी म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर काफी दमनकारी नीतियां अपनाई म्यांमार सरकार द्वारा, तो वो कहां पर आ गए, भारत में आ गए दौड़कर, तो उनको कहा जाता है जैसे अस्थायी शरणार्थी और जैसे रोहिंग्या मुसलमान, ठीक। और चौथे जो होते हैं निवासी में वो होते हैं घुसपैठिए या अवैध प्रवासी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवैध तरीके से किसी देश में घुसकर वहां पर निवास करते हैं, तो उनको कहा जाता है अवैध प्रवासी या फिर घुसपैठिए। जैसे इसका स्पष्ट उदाहरण अभी कुछ दिन पहले आपको अमेरिका में देखने को मिला होगा। अमेरिका में क्या हुआ था कि कुछ भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में, जैसे हम कहते हैं डंकी पास,
डंकी पास के द्वारा अमेरिका में अंदर एंटर कर गए थे। बाद में जब उनकी जांच हुई तो उनको अवैध प्रवासी घोषित कर दिया गया अमेरिकी सरकार द्वारा और अंततः उन्हें भारत भेज दिया गया। तो इस तरह से कोई भी देश हो, उसके जो निवासी होते हैं उनमें 4 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। क्लियर? ठीक। अब हम, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा जो मूल टॉपिक है वो है नागरिक। वो क्या है? नागरिक। इसमें जो हमारा मूल टॉपिक है वो है नागरिक। तो कौन होते हैं नागरिक? तो देखो, पहली चीज, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, संविधान में नागरिक, नागरिक शब्द का या शब्द की परिभाषा नहीं, परिभाषा नहीं। यानी कहने का मतलब, भारतीय संविधान में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि कौन होंगे नागरिक। ठीक, यानी नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़े राजनीतिक विज्ञान हुए हैं, टी.एच. मार्शल, टी.एच. मार्शल, उन्होंने नागरिक शब्द की कुछ परिभाषाएं दी हैं और उन्हीं के अनुसार एक परिभाषा है कि जो नागरिक है, अगर हम बात करें तो देखो, कोई भी देश अपने व्यक्तियों को कुछ अधिकार देता है, साथ ही साथ कुछ कर्तव्य होते हैं उस व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य या कोई भी नागरिक उस राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, उस राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, जिसके निम्नलिखित 3 आधार होते हैं। यानी टी.एच. मार्शल ने नागरिक शब्द के बारे में कहा कि जो नागरिक शब्द है या जो नागरिक है उस देश का पूर्ण सदस्य होता है, पूर्ण सदस्य होता है, जो निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करता है, शर्तों को पूरा करता है। यानी इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो 3 शर्तें दी हैं उनको अगर पूरा करता है तो वो उस देश का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। कौन सी शर्तें हैं? तो पहली शर्त, राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त करता हो। यानी जितने भी अधिकार राज्य द्वारा मिले हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, जितने भी अधिकार राज्य द्वारा मिले हुए हैं, अगर वो व्यक्ति उनको पूरा करता है, उनको प्राप्त कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं नागरिक कहलाएगा। ठीक, उस देश का नागरिक कहलाएगा। दूसरा अधिकार, राज्य द्वारा, दूसरी शर्त क्या है कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों को पूरा करता है। ठीक, यानी जो कर्तव्य राज्य द्वारा दिए गए हैं उस व्यक्ति को अगर वो पूरा करता है तो ऐसी स्थिति में वो किसकी श्रेणी में है? नागरिक की श्रेणी में है। और तीसरी शर्त है कि राज्य के प्रति निष्ठा एवं प्रेम का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है। ठीक,
यानी इसका मतलब टीएच मार्शल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार प्राप्त करता है, राज्य द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों को पूरा करता है, साथ ही साथ राज्य के प्रति निष्ठा एवं प्रेम का भाव रखता है, तो वह व्यक्ति उस देश का या उस राज्य का नागरिक कहलाएगा। ठीक, ये कहा गया किसके द्वारा? टीएच मार्शल के द्वारा। ठीक, कोई समस्या? ठीक, आगे हम बात करते हैं नागरिकता की। आगे हम बात करते हैं नागरिकता की। क्या है नागरिकता? ठीक, तो देखो, नागरिकता एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भाव है। ये क्या है? एक भाव है, यानी कहने का मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा यानी ये किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है हिंदी की दृष्टि से। ठीक है, हिंदी की दृष्टि से ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम बात करें नागरिकता है क्या, तो व्यक्ति या कह सकते हैं नागरिक एवं राज्य के मध्य अंतः संबंधों को दर्शाने वाला भाव ही नागरिकता कहलाता है। नागरिकता कहलाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है, समझो कि राज्य एक तरफ राज्य है और एक तरफ है नागरिक। एक तरफ कौन है? नागरिक। अब राज्य ने जो अधिकार दिए और नागरिक ने उनका पालन किया। राज्य ने जो कर्तव्य दिए, नागरिक ने उनका पालन किया। तो इनके मध्य में जो भी अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को जो अंतर संबंध दर्शाने का जो भाव है, वही भाव अंततः क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम बात करें भारत में, तो भारत की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। ठीक, अगर हम बात करें इस एकल नागरिकता की, तो जो एकल नागरिकता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रावधान है। ठीक है, तो प्रश्न करता है कि नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारत में देखा जाए कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। ठीक, दूसरा, अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें इसी में नागरिकता के संदर्भ में, तो जो भारत में जो नागरिकता है, भारत में नागरिकता की अगर हम बात करें तो संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय है। यानी जो नागरिकता है भारत में किस सूची का विषय है? तो संघीय सूची का विषय है। ठीक, इसका मतलब क्या है? संघीय सूची का मतलब क्या है? तो आप देखेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि संघीय सूची का मतलब यह है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार
केवल केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं, राज्य सरकार को नहीं। ठीक, इसका मतलब कि नागरिकता के संदर्भ में जो कानून बना सकती है वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सरकार के संदर्भ में कानून नहीं बना सकती। क्लियर हुआ? ठीक ठीक, आगे देखें। अब बात करते हैं नागरिक व गैर नागरिक, नागरिक व गैर नागरिक के मध्य संवैधानिक अंतर, संवैधानिक अंतर। ठीक, यानी हम संविधान ने क्या अंतर किया है नागरिक और गैर नागरिक में, उस पर हम बात करते हैं। यानी जो व्यक्ति हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है उसमें और जो व्यक्ति हमारे यहाँ का नागरिक है उसके मध्य संविधान ने क्या अंतर किया है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अंतर, अच्छा दूसरी चीज, हाँ, सबसे पहला अंतर जो है वो मूलाधिकारों के माध्यम से किया गया है। मूलाधिकार, सबसे पहला जो अंतर है मूलाधिकार के द्वारा किया गया है। और आप देखेंगे दूसरा जो अंतर है वो अन्य अधिकारों के द्वारा किया गया है। अन्य अधिकार, अन्य अधिकार के द्वारा किया गया, यानी भारतीय संविधान में कुछ मूलाधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। और कुछ अन्य अधिकार भी इस तरह के हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अन्य लोगों को नहीं। उन पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कुछ मूलाधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन से हैं? पहला मूलाधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के तहत प्राप्त अधिकार, यानी कहने का मतलब आर्टिकल 15 केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, अनागरिकों को नहीं। ठीक, अब क्या है आर्टिकल 15 में, वो मूलाधिकार में देखेंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 16 के तहत प्राप्त अधिकार, यानी आर्टिकल 16 के तहत प्राप्त अधिकार भी केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, अन्य को नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त अधिकार, इसके अलावा आर्टिकल 25 के तहत, आर्टिकल 29 के तहत प्राप्त अधिकार, इसके अलावा आर्टिकल 30 के तहत प्राप्त अधिकार। ठीक, यानी कहने का मतलब जो मूलाधिकार आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30
द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो भारतीय संविधान केवल और केवल नागरिकों को प्रदान करता है, अनागरिकों को नहीं। इसके अलावा जो भी अधिकार बचते हैं या जो भी मूलाधिकार बचते हैं वो सारे के सारे मूलाधिकार दोनों को प्राप्त हैं, चाहे वो नागरिक हो अथवा नागरिक न हो। ठीक, तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे हम मूलाधिकार टॉपिक में। ठीक, अब बात करते हैं अन्य अधिकार की। अब बात करते हैं अन्य अधिकारों की। तो अन्य अधिकारों में जैसे सबसे पहला अधिकार है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार, ठीक, यानी वोट देने का जो अधिकार है वो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, अन्य को नहीं। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा, कोई भी संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार, धारण करने का अधिकार। तो ये अधिकार भी केवल और केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों को नहीं। ठीक, तो ये थी संवैधानिक अंतर नागरिक और अनागरिकों के मध्य। क्लियर? कोई समस्या? ठीक, आगे हम नागरिकता की संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। नागरिकता, अगली जो हेडिंग है वो है नागरिकता की संवैधानिक पृष्ठभूमि। संवैधानिक पृष्ठभूमि यानी इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो वर्णन है कौन से आर्टिकल में किया गया है और किस आर्टिकल में किसका वर्णन है, ये विस्तृत चर्चा इस पर हम करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट, मूल संविधान में अगर हम बात करें, मूल संविधान में केवल यह बताया गया है, समझे, मूल संविधान में केवल यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 तक कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। समझे, केवल यह बताया गया है मूल संविधान में कि 26 जनवरी 1950 तक कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक, और इस पॉइंट का वर्णन अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 5 से लेके 9 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेके 9 तक सिर्फ यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 तक कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। क्लियर? ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा, इसका वर्णन या इसका वर्णन आर्टिकल 11 के तहत, इसका वर्णन आर्टिकल 11 के तहत संसद कानून बनाकर निर्धारित करेगी। कानून बनाकर
कानून बनाकर निर्धारित करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान केवल 26 जनवरी 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा इस बात का ही वर्णन करता है, ध्यान रखें। और 26 जनवरी 1950 के बाद कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा इस बात के लिए भारतीय संविधान कहता है कि इसका निर्धारण संविधान का आर्टिकल 11 करेगा। और आर्टिकल 11 के तहत कौन करेगा? तो भारतीय संसद को प्रदान किया गया है कि इस बात का निर्धारण भारतीय संसद करेगी। और किसके तहत? आर्टिकल 11 के तहत कानून बनाकर। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम एक एक करके सारे आर्टिकलों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 5। ठीक है, जो आर्टिकल 5 है तो अगर हम बात करें तो ये अधिभाष के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता का प्रावधान। ठीक, यानी प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अधिभाष के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है, तो वो आर्टिकल है आपका कौन सा? आर्टिकल 5। ठीक, अधिभाष, इसमें जो शब्द का वर्णन है वो है अधिभाष। क्या है अधिभाष? पहले तो इसका अंग्रेजी देख ले। अंग्रेजी इसको डोमिसाइल कहते हैं। डोमिसाइल आपका चलता भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक, निवास प्रमाण पत्र। तो क्या है अधिभाष? तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है निवास और एक होता है अधिवास। ठीक, तो निवास का मतलब है सामान्य तरीके से रहना। सामान्य तरीके से रहना, इसका मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, कोई भी विदेशी है और वो कार्य करने के लिए अगर भारत आया है तो वो भारत पे केवल और केवल कार्य करने के लिए आया है, न कि यहां रहने के लिए। अब वो यहां जितने समय तक कार्य होगा उसका उतने समय तक रहेगा और फिर यहां से छोड़कर कहां चला जाएगा? जिस देश से आया है वहीं पर वापस चला जाएगा। तो वो स्थिति कहलाती है निवास की स्थिति, यानी सामान्य तरीके से रहना। सामान्य तरीके से रहने की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? अधिभाष की कहलाती है। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर रहना। अस्थायी तौर पर रहना एक दूसरे उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे। जैसे आप अपने घर से पढ़ने गए आगरा, तो आगरा में आपने रूम लिया और रूम पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं या रूम आपने लिया, तो आप वहां पर रह रहे हैं कितने समय तक? कि आपको इंतजार है आपकी जॉब का। जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी आप उस जगह को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो ये आपका जो वहां रहना है वो क्या कहलाएगा? वो निवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निवास कहलाएगा। लेकिन एक कंडीशन दूसरी समझें, जैसे ही आपकी जॉब लगेगी आप उस स्थान को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। तो ये आपका क्या है? निवास है, अस्थायी तौर पर रहना। दूसरा है अधिवास। अधिवास में क्या होगा कि आप आगरा में रह रहे थे, आपकी जॉब लग गई, आपको आगरा में ही पोस्टिंग मिल गई, तो अब आपको आगरा अच्छा लगने लगा क्योंकि पैसे आने लगे, तो अब आपको आगरा क्या लगने लगा? अच्छा लगने लगा। तो आपको आगरा से प्रेम हो गया एक तरह से, और अब आगरा में ही आपको क्या करना है? रहने का प्लान बना लिया आपने। आगरा में ही स्थायी तौर पर रहने का प्लान बना लिया। तो वो अवस्था जो रहेगी, यानी रहने की इच्छा है आपकी, एक तो आपका स्थायी तौर पर और दूसरी क्या है? रहने की भी इच्छा है।
तो इस अवस्था को हम कहते हैं क्या? अधिवास की अवस्था। तो इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो स्थायी आवास प्लस रहने की इच्छा, रहने की इच्छा, और यही दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? अधिवास कहलाती हैं। यानी जब किसी व्यक्ति की एक तो वो स्थायी तौर पर वहां आवास, यानी कहने का मतलब रहने लगे, और उसकी रहने की इच्छा भी वहां पर हो, तो वही अवस्था क्या कहलाती है? अधिवास की अवस्था कहलाती है। तो आर्टिकल जो 5 है वो अधिवास के आधार पर नागरिकता को प्रदान करने की बात करता है। कैसे? समझें। आर्टिकल जो 5 है वो कहता है कि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 सॉरी 1 मिनट, इसको काट देना था, है 1 मिनट। आर्टिकल 5 वो ये कहता है कि जिस समय पर संविधान प्रारंभ हुआ उस समय पर अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 5 अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करता है। अधिवास आप देखेंगे तो अधिवास को मैंने परिभाषित कर दिया है कि एक तो होता है निवास और एक होता है अधिवास। निवास का मतलब है कि कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से रहना या अस्थायी तौर पर रहना, क्या कहलाता है? निवास। अधिवास क्या है? स्थायी तौर पर रहना और साथ ही साथ रहने की इच्छा का भी होना, क्या कहलाता है? अधिवास कहलाता है। और जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित, आर्टिकल 5 के अनुसार के कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह अधिवास, या फिर आप कह दो आर्टिकल 5 के तहत, आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, माना जाएगा। अब उसके लिए शर्तें क्या हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहली शर्त, संविधान के प्रारंभ होने पर, संविधान के प्रारंभ होने पर, पहली शर्त देख रहे हैं कि संविधान के प्रारंभ होने पर वह व्यक्ति स्वयं 1935 अधिनियम के तहत वर्णित भारत में कहीं भी जन्मा हो। पहली शर्त, यानी कोई व्यक्ति अगर 1935 अधिनियम के तहत जो भारत का वर्णन था उस भारत में कहीं भी जन्मा है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। पहली शर्त। अगर मान के चलो
कोई व्यक्ति इस शर्त को पूरा नहीं करता है तो दूसरी शर्त में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ होने पर उस व्यक्ति के माता पिता का जन्म अब मान के चलो उसका जन्म नहीं हुआ है तो दूसरी शर्त में कहा गया है कि उस व्यक्ति के माता पिता का जन्म 1935 अधिनियम के तहत वर्णित भारत में कहीं भी हुआ है। माता पिता का जन्म कहीं भी हुआ है, कहने का मतलब या तो वो व्यक्ति स्वयं जन्मा हो, अगर वो स्वयं नहीं जन्मा है तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म 1935 अधिनियम के तहत वर्णित भारत में होना चाहिए। ठीक, या फिर तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि वह व्यक्ति संविधान के प्रारंभ होने से संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। अगर इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? ठीक, तो आर्टिकल 5 क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 देखो, जो आर्टिकल 6 है, अगर हम बात करें तो वह बंटवारे के बाद से संबंधित है। आर्टिकल 6 यानी आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि 3 जून ठीक योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन, ठीक, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे, ये था इधर पाकिस्तान, इधर था भारत। तो विभाजन के बाद बहुत सारे लोग विभाजन के समय पर जो कहां चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से कहां पर आए, भारत आए। ठीक,
तो आप देखेंगे कि जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आए, जो भी लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान से लौटकर भारत में या पाकिस्तान से भारत में आए, लौटकर नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए कहां पर, भारत में, उन लोगों को कैसे भारत का नागरिक माना जाएगा, इसके लिए आर्टिकल 6 में प्रावधान किए गए। ठीक, तो जो आर्टिकल 6 है, अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को भारतीय नागरिक या लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से भारत लौटकर आए या भारत में आए लोग, उनके लिए जो नागरिकता दी गई है वो किस आर्टिकल के तहत है, उनको नागरिक माना गया है, किसके तहत, आर्टिकल 6 के तहत। ठीक, लेकिन ध्यान रखें, इसी में कहा गया कि हम ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक तो मान लेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें उन आने वाले लोगों को पूरी करनी होंगी। उन आने वाले लोगों को पूरी करनी होंगी। ठीक, यानी बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है आर्टिकल 6, लेकिन कहता है कि उन लोगों को, आने वाले लोगों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कौन सी शर्तें? पहली शर्त आप देखेंगे, पहली शर्त क्या है कि वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता, वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यानी उसने कहा कि पहली शर्त है आर्टिकल 6 के तहत कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आया है और उसके माता पिता या उसका स्वयं या उसके दादा दादी का जन्म अगर अविभाजित भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब विभाजन हुआ तो इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि कौन व्यक्ति कहां का है। पता चलता कि अफगानिस्तान से भी कुछ लोग भारत में आ गए इस चक्कर में, समझ में आ रहा है ना, तो उनको भी नागरिकता देनी पड़ती। तो इसके लिए एक प्रावधान किया गया कि आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। अगर आपका जन्म नहीं हुआ है तो आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो, अगर उनका भी नहीं तो आपके दादा दादी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, तो आप आर्टिकल 6 के तहत भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरी शर्त इसमें क्या रखी गई? तो जो दूसरी शर्त है, ये जो शर्त है ये 19
1948 के बाद निर्धारित की गई। यानी ये जो दूसरी शर्त है वो 19 जुलाई 1948 के बाद निर्धारित की गई, और इसमें कहा गया कि इसके बाद आने वाले व्यक्ति, बाद आने वाले व्यक्ति को परमिट लाना आवश्यक होगा, आवश्यक होगा। यानी जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में आएगा, उस व्यक्ति के लिए एक नई व्यवस्था कर दी गई कि आपको परमिट लाना होगा। अगर आप परमिट के बिना आए हैं तो आपको भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक, ये था आपका आर्टिकल 6। अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7, तो देखो आर्टिकल जो 7 है, अगर हम उसकी बात करें तो वो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और बाद में फिर पाकिस्तान से लौटकर आए। कहां पर? भारत में। पहले वो चले गए और बाद में पाकिस्तान से लौटकर आए। कहां पर? भारत। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यानी पहले वो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से लौटकर आए। कहां पर? भारत में। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 7। ठीक है, यानी पहले तो वो चले गए कि भाई कुछ लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग जो भारत को छोड़कर चले गए कि पाकिस्तान में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब उन्हें वहां जाके पता चला कि कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो फिर से इससे तो अच्छा कौन था? हमारा देश, यानी हमारी जन्मभूमि हमारा भारत ही सही था। तो फिर से वो भारत लौट कर आए और ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है कौन? आर्टिकल 7। क्लियर हो रहा है ना? तो लिखें, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो पहले भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए परंतु पुनः पाकिस्तान से लौटकर भारत में आए। पाकिस्तान से लौटकर भारत आए। ठीक, यानी पहले तो वो चले गए और फिर लौटकर कहां पर आए? भारत में आए। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है कौन? आर्टिकल 7। ठीक, लेकिन ध्यान रखें, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी 2 शर्तें निर्धारित की गई। लिखें, पाकिस्तान से लौटकर भारत आए, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए, नागरिकता देने हेतु 2 शर्तें, या 2 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कुछ शर्तें निर्धारित की गई। देने हेतु कुछ शर्तें निर्धारित की गई। शर्तें निर्धारित की गई। ठीक, पहली शर्त, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई। पहली शर्त यह है कि आर्टिकल
6 की शर्तों का पालन करता हो। पहली शर्त तो ये थी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले भारत से पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान से लौटकर भारत आ रहा है तो आर्टिकल 6 की शर्तों का पालन करता हो। कहने का मतलब कि उसका जन्म अविभाजित भारत में कहीं भी हुआ हो, या उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में कहीं भी हुआ हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उसे 6 माह तक भारत में, यानी आने के बाद, पुनः लौटकर आने के बाद 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। निवास करना होगा। ठीक। तीसरी शर्त, 6 माह के बाद, 6 माह के बाद उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करना होगा। और ध्यान रखें, ये जब आवेदन स्वीकार हो जाएगा तो वह व्यक्ति आर्टिकल 7 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अब है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8। ठीक। देखो, हमने आर्टिकल 5 में अधिवास के द्वारा नागरिकता दे दी। 6 में हमने ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जो पाकिस्तान से भारत में आए सीधे। 7 के तहत हमने ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जो पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत में लौटकर आए। अब ऐसे बहुत सारे भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार के समय पर, यानी जब भारत में ब्रिटिश शासन था भारत में, तो उन लोगों को ब्रिटिश सरकार दास के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं वो लोग स्वयं अपने व्यवसाय के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए भारत को छोड़कर अन्य राष्ट्रों में बस गए थे। अन्य राष्ट्रों में रह रहे थे। यानी विश्व के किसी भी कोने में ऐसे बहुत सारे भारतीय थे जो ब्रिटिश सरकार के समय पर भारत को छोड़कर वहां पर रह रहे थे। जब उन्हें पता चला कि भारत स्वतंत्र हो गया है, भारत को आजादी मिल चुकी है, तो ऐसे लोगों के मन में भी भारत में पुनः रहने की इच्छा जागृत हुई और ऐसे लोगों को भी लगा कि अब हमारा भारत आजाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, अब हमें अपने स्वतंत्र भारत में लौट जाना चाहिए। ठीक। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता का प्रावधान करेगा वो करता है आपका आर्टिकल 8। क्लियर हुआ? यानी आर्टिकल 8 विदेशों में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर वो रह रहा है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो आर्टिकल 8 के तहत उस समय पर भारत का नागरिक बना। कैसे? समझें। तो पहला पॉइंट लिखें, आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की, भारतीयों को नागरिकता
प्रदान करने का प्रावधान करता है, करने का प्रावधान करता है। ठीक, पहला पॉइंट। यानी आर्टिकल 8 जो था, भारत के बाहर कहीं भी अगर कोई भारतीय रह रहा है और अगर वो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई, शर्तें। ठीक, यानी आर्टिकल 8 के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर कहीं भी रह रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, या तो वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई एक में से 1935 अधिनियम के तहत भारत का नागरिक रहा हो। पहली शर्त। यानी अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे ये दिखाना होगा, पहली शर्त, कि वो तो या तो वो स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक 1935 अधिनियम के तहत भारत का नागरिक रहा था। अगर ऐसा वो दिखा देता है तो उसकी पहली शर्त कंप्लीट मानी जाएगी और वो आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक बनने के लिए योग्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरी शर्त ये थी, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है आर्टिकल 8 के तहत? तो देखो, दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही देश आजाद हुआ, समझे, देश आजाद हुआ तो देश क्या हो गया? संप्रभु हो गया, संप्रभुता आ गई, यानी अपने निर्णय स्वयं लेने लगा। तो देश ने क्या किया कि उन देशों में, यानी विदेशों में अपने राजदूत स्थापित किए, यानी इनको हम कहते हैं एम्बेसी, राजदूत स्थापित किए विदेशों में। समझ में आ रहा है ना? जैसे अमेरिका में हमने अपना राजदूत स्थापित किया, ब्रिटेन में हमने अपना राजदूत स्थापित किया, और भी भिन्न भिन्न देशों में, जगह बहुत सारे देशों में। जैसे ही हम आजाद हुए तो उन देशों से हम अपने आपसी संबंध कैसे बना के रखेंगे, क्या हमारे संबंध होंगे, क्या विदेश नीति होगी, इनको निर्धारित करने के लिए और आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए हमने उन देशों में अपने दूतावास स्थापित किए और वहां पर अपने राजदूत को छोड़ा, जिसे हम कहते हैं एम्बेसडर, और दूतावासों को कहते हैं एम्बेसी। तो जो एम्बेसी या राजदूत स्थापित किए, तो दूसरी शर्त में कहा गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा हो और अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे उस देश में स्थापित एम्बेसी में अपना पंजीकरण कराना होगा, बताना होगा कि हम भारत के निवासी हैं
और अब हम भारत में रहना चाहते हैं। क्लियर हुआ? उस आधार पर ये थी उसकी दूसरी शर्त। कहने का मतलब क्या है, तो लिखें दूसरी शर्त में ऐसे व्यक्ति को संबंधित देश में स्थापित भारतीय दूतावास में भारतीय दूतावास में अपने आप को भारतीय मूल का होना पंजीकृत कराया हो। ठीक, तो ये दो शर्तें थी आर्टिकल 8 के तहत। और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों शर्तों का पालन करता हो तो वह आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला आर्टिकल 9। ये था आर्टिकल 8, अब है आर्टिकल 9। ठीक, तो देखो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलो ये एक्स व्यक्ति है कोई, और ये भारत का नागरिक है, ठीक, और इसने क्या किया कि अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से, दबाव नहीं है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर इसने ग्रहण कर ली हो, समझ में आ रहा है ना? यानी कोई एक्स व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक है प्रेजेंट में, और उसने क्या किया, अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी जैसे ही वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा और भारत सरकार को अगर ये पता चलेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। समझ में आ रहा है ना? कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है भारत में। भारत दो देशों की नागरिकता, या ऐसा कोई व्यक्ति दो देशों की नागरिकता ग्रहण करने वाला भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये कहता है आर्टिकल 11। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा, आर्टिकल 9, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भारतीय नागरिक है या जो भारतीय नागरिक रहते हुए या किसी व्यक्ति द्वारा जिसने करो जो की जगह पर जिसने भारतीय नागरिक रहते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो उसकी भारतीय
नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये कहता है आर्टिकल 9। ठीक, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक है और उसने अमेरिका की भी मान के चलो सपोज दैट, या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है और भारत सरकार को इस बारे में पता चलता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह है आर्टिकल 9। क्लियर? ठीक, अगला है आर्टिकल 10। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10, तो जो आर्टिकल 10 है, आप देखेंगे ये नागरिकता के बने रहने का प्रावधान करता है। नागरिकता के बने रहने का प्रावधान, रहने का प्रावधान, नागरिकता के बने रहने का प्रावधान करता है। कैसे, क्या मतलब है इस बात का, तो समझो। आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक है तो उसकी नागरिकता को केवल और केवल संसदीय विधान के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। ठीक, यानी अगर कोई ए व्यक्ति है और ये भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक है, तो यहां भारतीय नागरिक तब तक रहेगा जब तक कि इसकी नागरिकता का उल्लंघन या इसकी नागरिकता को संसद द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है ना? यानी नागरिकता केवल और केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर ही समाप्त की जा सकती है, किसी अन्य तरीके से नहीं। ऐसा नहीं क्या आप राष्ट्रपति जी की बात नहीं मान रहे हैं और राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि मैं तेरी नागरिकता समाप्त करता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कि प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहे हैं या गृह मंत्री जी की बात नहीं मान रहे हैं, किसी विधायक की या सांसद की बात आप नहीं मान रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी नागरिकता को समाप्त करता हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, आपकी नागरिकता अगर छीनी जा सकती है तो वो केवल संसद द्वारा विधि बनाकर, अन्य किसी तरीके से नहीं। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, नागरिकता को बने रहने का प्रावधान करता है, अर्थात किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से, उसकी नागरिकता से केवल संसद द्वारा विधि बनाकर ही, विधि बनाकर ही वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। क्लियर? तो कोई नागरिक उसकी नागरिकता को केवल संसद द्वारा विधि बनाकर ही वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं। ठीक, ये था आर्टिकल 10।
क्लियर? ठीक, अब है आर्टिकल 11, लास्ट आर्टिकल 11। आर्टिकल 11, तो जो आर्टिकल 11 है, आप देखेंगे कि विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसको है? भारतीय संसद को। तो वो जो नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल जो संसद को है, वो दी गई है किसके द्वारा? आर्टिकल 11 के द्वारा। यानी आर्टिकल 11 नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्रदान करता है। क्लियर? तो लिख लें, इसके बारे में भी लिखें। आर्टिकल 11 नागरिकता के संदर्भ में, नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। भारतीय संसद को प्रदान की गई है। ठीक, यानी नागरिकता के संदर्भ में अगर कोई कानून बना सकता है तो वो कानून बना सकता है सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद, अन्य कोई नहीं। क्लियर? और ध्यान रखें, इसी आर्टिकल का प्रयोग कर, इसी आर्टिकल का प्रयोग कर भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 नामक कानून बनाया। ठीक, और इस कानून के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद। हाँ भाई, अगर देखिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करते रहें। अगर अच्छा लग रहा है तो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक और डिसलाइक करते रहें। हम अपने अंदर निरंतर सुधार को प्रयास करते रहेंगे। क्लियर? धन्यवाद।